वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। अपनों से कौन दूर रहना चाहता है, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको बताएंगे कि अम्फान के बाद चक्रवाती तूफान यास कहां कहां बरपाने वाला है कहर। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव चक्रवाती तूफान यास का रूप अख्तियार कर चुका है और अब यास कुछ ही घंटे में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराने आ रहा है। लेकिन इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार लोगों को चेताया जा रहा है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी लगातार जागरूक करने का काम चल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जागरूक करने का काम चल रहा है और ये सीधे सीधे लोगों से कहा गया है, अधिकारियों से कहा गया है कि चक्रवाती तूफान यास की वजह से ज्यादा नुकसान न हो, कम से कम नुकसान हो, इस बात का ख्याल रखा जाए और जहां ज्यादा नुकसान हो सकता है ऐसे क्षेत्रों पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कुछ ही घंटों के बाद चक्रवाती तूफान यास पहुंचने वाला है, बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराने वाला है। कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें आपको सावधान रहना होगा। अगर आप पूर्वी तटों पर रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। दूसरों को भी देखना होगा, दूसरों को भी सावधान करने की जरूरत है। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ चक्रवाती तूफान की मार। अम्फान के 1 साल के बाद ये चक्रवाती तूफान यास हम सब के बीच एक बार फिर से आ रहा है तांडव मचाने, लेकिन आपको रहना है सावधान। याद कीजिए 1 साल पहले का वो दिन बुधवार का दिन था, 2020 का साल था और मई का महीना था। 1 साल पहले इसी दिन बुधवार के दिन अम्फान ने तबाही मचाई थी। सैकड़ों घरों को नेस्तनाबूद कर दिया था, आशियाने उजड़ गए थे और 1 साल बाद एक बार फिर से चक्रवाती तूफान यास हम सब के बीच आ रहा है, हम सबको बर्बाद करने आ रहा है, तांडव मचाने आ रहा है। लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दूं कि 26 मई को चक्रवाती तूफान यास टकराएगा समुद्री तटों से, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा और बड़ा नुकसान हो सकता है। बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, 155 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, ऐसा कहना है मौसम विभाग का और इसके लिए एहतियात बरतने शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि हमारे पास खबर आ रही है दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर से। सोनारपुर दक्षिण की विधायिका लाडली मित्रा लोगों को अवेयर कर रही हैं। उनसे छुपा हुआ नहीं है कि 1 साल पहले कितनी तादाद में लोगों को नुकसान हुआ था, किस तरह से लोगों ने अपने आशियाने बनाए, काफी मेहनत किए और इससे बचने के लिए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अवेयर किया। आज एक जरूरी मीटिंग हुई और जरूरी मीटिंग के दौरान कई तरह के निर्देश दिए गए। उन्होंने सबको चेताया, सबको सावधान किया कि इस चक्रवात से बचना बेहद जरूरी है, हम सबको जागरूक रहना होगा और इसके लिए उन्होंने तमाम इंतजामात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हम सावधान नहीं थे, लेकिन इस बार हमें अलर्ट रहना है, हमें सावधान रहना है, हम सबको बचाना है। उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए और जिन लोगों का नुकसान हो सकता है ऐसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देने की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया। लाडली जो यहाँ की विधायिका हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से भी बातचीत की। খাবার দাবার দেওয়ার জন্য চালটা আমি আমার তরফ থেকে যতটা পারবো আমি প্রোভাইড করবো আপনাদের এবং বাকি জিনিসগুলো আপনারা পঞ্চায়েত থেকে জোগাড় করবেন এবং তিরপল যখন আমি অঞ্চলের কয়েকটা জায়গায় গিয়ে দেখেছিলাম যে বাড়ির অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। তো সেই মানুষগুলোকে একটু আপনারা ইন্ডিকেট করে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসুন, কারণ বাড়ি ভেঙে বা কোনো গাছ পড়ে যেন কোনো মানুষের কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, এটা আমি চাইবো না। এবং যাদেরকে আমি বলছি যে ধরুন আপনারা যারা এই রিলিফ মেটেরিয়ালগুলো যেভাবে
নেবেন, মানে যেখান থেকে আপনারা এসে নেবেন, আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেওয়া হবে, সেটা আমার লোকেরা করবে। আপনারা এসে সেইভাবে যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেখানে সেইভাবে আপনারা দিয়ে দেবেন। গত বছর যেরকম আমফানে বিপর্যস্ত হয়েছিল আমাদের বাংলার মানুষ, সেরকম এবারেও যশ আসতে চলেছে। তো তার জন্যই আজকে আমাদের এই বৈঠক ছিল, যে পৌরসভা থেকে এবং আমাদের পঞ্চায়েতগুলো থেকে লোকাল নেতৃত্বদের ডাকা হয়েছিল। তারা কি উদ্যোগ নিয়েছে সেটা শোনার পরে আমাদের তরফ থেকে আমরা কীভাবে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি, এবং বিডিও এসডিওর সঙ্গে মিটিং করার পরে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের ওই দিন পৌরসভার এবং ওয়ার্ড অফিসগুলো এবং অঞ্চল অফিসগুলো সব কন্ট্রোল রুম করা থাকবে, এবং ওখান থেকে আমরা সারাদিন মনিটরিং করব যে ঝড়ে কোথায় কোথায় মানুষ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ও ইতিমধ্যেই যেই মানুষগুলোর ঘরে একটু দুর্ঘটনা ঘটার মানে আশঙ্কা আছে, তাদেরকে তুলে কোনো স্কুলে নিয়ে এসে, বিদ্যালয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এবং তাদের সেখানেই রান্নাবান্না করে তাদেরকে খাবার দাবার দেওয়া হবে। এবং আমাদের কাছে যা যা রিলিফ ম্যাটেরিয়াল এসেছে সেগুলো যেখানে যেখানে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ, তাদের কাছে আমরা পৌঁছে দেব। এবং এই ক্ষেত্রে যেটা আমার মেইন বলার ছিল সমস্ত নেতৃত্বদের, যে ঘটনা ঘটার পরে কোনো রকম রং যেন না দেখা হয়, কোনো রকম পার্টি দেখে যেন সাহায্য না হয়। আমি প্রত্যেকটা মানুষের বিধায়ক, তাই প্রত্যেকটা মানুষকে আমি সাহায্য করতে চাই। ঝড়ের সময় যে আমাকে ভোট দিয়েছে, আমি তার বিপদেও পাশে দাঁড়াবো, যে আমাকে ভোট দেননি আমি তার বিপদেও পাশে দাঁড়াতে চাই। তাই এই রিলিফ মেটেরিয়ালগুলো যেন প্রত্যেকটা মানে দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছে যায়, এটুকুই আমার বলার ছিল। বাকি আমরা মনিটরিং করতে থাকবো, ওই দিন কন্ট্রোল রুমে থাকবো, আমি নিজে উপস্থিত থাকবো, এবং আশা করছি যে আমাদের মানুষদেরকে আমরা সেফলি বাঁচিয়ে এই ঝড়ের হাত থেকে আমরা বাঁচাতে पारबो। सोनारपुर दक्षिण की विधायक लाडली मित्रा ने यह तय किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम वार्ड के पार्टी ऑफिसेज को कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरह के निर्देश उन्होंने अपने समर्थकों को दिए, और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ती जा रही है, उसी रफ्तार से लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे लोगों की मदद भी की जा रही है। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल के सालानपुर ब्लॉक से। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के सालानपुर ब्लॉक में आज 5000 लोगों को टीके लगाए गए, कोरोना वैक्सीन लगाए गए, और इस मौके पर व्यापारी वर्ग के लोग खास तौर से मौजूद थे, और उनके साथ ट्रांसपोर्टर्स जो वाहन चालक हैं, ऐसे लोगों को खास तौर से आज टीके लगाए गए, और ये लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, और इन लोगों ने अपनी संतुष्टि जाहिर की। और इन लोगों की डिमांड थी कि ऐसे लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, इसीलिए व्यापारियों को और ट्रांसपोर्टर्स को, खासकर जो वाहन चालक हैं, ऐसे लोगों को टीके लगने चाहिए। लिहाजा इनकी मांगें मान ली गई, और जिला प्रशासन ने इन तमाम लोगों को आज टीके लगवाए। জায়গাটা খালি করে দাও, জায়গাটা
पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है और फुल लॉकडाउन चल रहा है। सुबह 7 से 10 बजे तक जरूरत की चीजें और दुकानें खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन कुल्टी के केंदुआ बाजार इलाके में जब आज सुबह 11 बजे तक भी सब्जी बाजार में दुकानें नहीं बंद हुई तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इसका एहतजाज किया, इसका विरोध किया। इसके बाद यहां सब्जी विक्रेताओं ने उल्टे पुलिस के अधिकारियों पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। इसके बाद पुलिस के और जवानों को यहां भेजा गया। बहुत मुश्किल से यहां इस संघर्ष पर नियंत्रण हो पाया और इस संघर्ष पर कंट्रोल हो पाया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से दोनों पक्षों में यहां तू मैं हुई और हाथापाई भी हो गई। किस तरह से संघर्ष हुआ, पुलिस के जवानों ने बंद करवाना चाहा। 11 बजे तक यहां सब्जी बाजार बंद नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने सब्जी बाजार को बंद कराना चाहा, लेकिन सब्जी बाजार में मौजूद विक्रेताओं ने हमला कर दिया पुलिस के अधिकारियों पर। लिहाजा दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। हालांकि सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पुलिस के कुछ विशेष अधिकारी उन्हें ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा परेशान है, जबकि वह टाइमली सब समय से वो अपनी दुकानें बंद कर दिया करते हैं। बहरहाल देखते हैं ये रिपोर्ट। हम लोग दुकान में अपना ढड्डी लगा रहे थे, ऑफिसर आया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया कि जबकि हम लोग दुकान लगा बंद कर चुके थे। फिर भी ऑफिसर आया, सामान छीटने लगा, अंदर घुस के कांटा वो लेके चले जा रहा है, गला में हाथ लगा दिया ऐसे। अच्छा, आप लोग का टाइमिंग क्या है दुकान खोलने का? हम लोग का टाइमिंग 7 से 10 तक है। 7 से 10 तक। तो पुलिस कितने बजे आई थी आज? पुलिस आई थी 10 बजे, 10 बजे, साढ़े 10 के बीच में। हम लोग को सामान उठाना पड़ता है ना, सेटर थोड़ी है हम लोग का। हम लोग सेटर रहता तब ना हम लोग उठाते हैं, गिरा देते हैं, गिराए नहीं हम लोग। अच्छा, इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ है? हाँ, इसे हफ्ता दिन से ये 4-5 दिन से ये काम एकदम लाठीचार्ज पूरा कर रहा है ये। तो अभी आप लोग क्या मांग है आप लोग का? अभी हम लोग का मांग है ये ऑफिसर का ट्रांसफर होना जरूरी है। ऑफिसर प्रशांतो पाल जो है ये 4-5 दिन से सिविल ड्रेस में आ रहा है और ड्रिंक करके आ रहा है, और ड्रिंक करने के बाद ये सारे दुकानदार के ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है। जो हम लोग का जितना भी दुकान है, आप 10 से 10:30 11 बजे तक ठीक है, 10 बजे तक टाइम है, लेकिन जो फुटपाथ का दुकान है वो दुकान लगाने में 3 घंटा हम लोग का समय लगता है, दुकान उठाने में 2 घंटा तो लगेगा ही। जब हम लोग का ग्राहक चलता है 10 बजे बाद हम लोग उठाना शुरू करते हैं। जो दुकानदार दुकान में नहीं अपना माल ढो रहा उठा के अपना गोदाम में ले जा रहा है, पुलिस आ रहा सिविल ड्रेस में, कहीं दुकान वाला कहाँ है, उस पर लाठीचार्ज सीधा कर रहा है। और वो ऑफिसर को आप चेकअप करवाइए, वो ऑफिसर ड्रिंक करके ड्यूटी कर रहा है। एक आज क्या किया है, वो 70 साल का बूढ़ी को एक डंडा मार दिया और सब जितना भी सब्जी दुकान है सबको छीट छाट दिया। मसाला दुकान में गया, सब मसाला दुकान छीट दिया, सब सारा दुकान सबके ऊपर लाठीचार्ज किया हुआ। तो अभी प्रशासन के तरफ से आप लोग का क्या डिमांड है? प्रशासन को हम लोग इज्जत करते हैं, उसका वर्दी का लिहाज करते हैं। तो ये हम लोग जो है दुकानदार जितना भी है, प्रशासन जब आता है तो हम लोग दुकान छोड़ के इज्जत से अपना हट जाते हैं, उनका कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन वो क्या करता है कि इधर दुकान वाला कहाँ है, दुकान वाला को बुला के डंडा मारता है, दुकान का ही नहीं उठा अभी तक। तो दुकान माल उठाने में तो टाइम लगेगा। रानीगंज के कुमार बाजार में ओल्ड मेदिनीपुर मार्ग पर एक कलवर्ट का निर्माण हाल ही में कराया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कलवर्ट में दरारें आ गई हैं। लिहाजा यहाँ के लोग खासे परेशान हैं और इनमें नाराजगी पसर गई है। इनका कहना है कि हाल ही में इस कलवर्ट का निर्माण कराया गया, लेकिन इसका ये हाल कैसे हो गया, इसे लेकर इन्होंने विक्षोभ प्रदर्शन किया और विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए स्थानीय प्रशासन को इस तरफ सोचने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसका जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाना चाहिए। अगर मरम्मत नहीं कराया गया तो ये कलवर्ट ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते से 50 टन से अधिक लोडेड गाड़ियां गुजरती हैं, जिसकी वजह से ये कलवर्ट कभी भी ध्वस्त हो सकता है। বিক্ষোভ জানাচ্ছি আমরা যে 52 টনের গাড়ি চাপাইছে, আমাদের ওভারব্রিজটা ভেঙেছে, আর আগে যে ঠিকাদার কাজ করেছে সে 2 নম্বরে কাজ করে গেছে। ঠিক আছে, আজ আমার 10 টনের জায়গায় আজ 52 টন গাড়ি চাপাইছে। আমাদের পাড়া প্রতিবেশীকে জানানো উচিত, সেটা জানায়নি ওরা। আমাদের বিক্ষোভ একটাই যে ব্রিজটা ভালো করে বানাই দিও, 52 টন গাড়ি করে চাপাক, এটা আমাদের বক্তব্য। অল মেদিনীপুর আর ফটোদুয়ার। আপনার নাম? কাঞ্চন দাস।
कोरोना महामारी के बीच आपराधिक घटनाएं भी हमारे पास आ रही हैं। दक्षिण 24 परगना के काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। काशीपुर पुलिस को ये खबर मिली, गुप्त सूचना मिली कि रघुनाथपुर गांव में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिलन मंडल। उनके यहाँ जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं। खबर पाकर पुलिस तलाशी अभियान के लिए यहाँ पहुंची। उनके घर की तलाशी ली गई तो 34 जिंदा कारतूस मिले और उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के दौरान मिलन मंडल ने बताया कि उन्हें ये कारतूस गांव के ही रहने वाले शंकर घोषाल ने दिए थे और इसके बाद शंकर घोषाल तक भी पुलिस पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाती है और 34 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए जाते हैं। और आज पत्रकारों को पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह से अभियान चलाकर, गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर ये जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दूं, इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और किन लोगों से इन लोगों के ताल्लुकात हैं, कौन से गिरोह से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसकी तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। आपको यही बता दूं कि बारुईपुर मंडल अदालत में दोनों को आज पेश किया गया, जहां इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चक्रवाती तूफान यास और कोरोना महामारी के बीच बेरोजगारी की समस्या भी विकराल हो गई है। यही वजह है कि जामुड़िया में रहने वाले बेरोजगार युवकों ने रोजगार की मांग करते हुए आज विक्षोभ प्रदर्शन किया। जामुड़िया के औद्योगिक इलाके में पहुंचकर इन बेरोजगार युवकों ने जमकर प्रदर्शन किया और इन्होंने कहा कि इन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए। बाहर के लोगों को यहाँ की फैक्ट्रीज में रोजगार दिए जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। कई बार बोलने के बावजूद भी यहाँ की जो स्पंज आयरन कारखाने हैं उनमें बाहरी लोगों को ही रखा जाता है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। তো বাইরের লোকের কাছে টাকা নিচ্ছে, দিয়ে কাজে ঢোকাচ্ছে আর এবং কমিশনও রাখছে এবং বাড়ি থেকে লেবারকে যদি 333 টাকা হাজিরি আছে সে লেবারকে 250 টাকা হাজিরি দিচ্ছে, মালিকের কাছে 350 টাকা উঠিয়ে লেবার থেকে 250 টাকা হাজিরি দিয়ে বাকি যে টাকাটা কমিশন থাকছে সেটা মনোজ দত্ত খাচ্ছে। মনোজ দত্ত হচ্ছে এখানকার ম্যানেজমেন্টের হেড এবং মনোজ দত্ত যেটা বলবে মালিক সেটাই করবে। এখানে জিএম এর কোনো কথা চলে না, কারো কোনো কথা চলে না, একমাত্র মনোজ দত্তর কথা। মনোজ দত্ত যেটা বলবে সেটাই ফাইনাল। ওর নিজের বাড়ির, ওর শালা, ওর শ্বশুর, ওর জামাই সবাইকে কাজে ঢুকিয়েছে, কিন্তু আমাদের লোকাল ছেলেকে একটা কাজে ঢোকায়নি। ওর যত আত্মীয় স্বজন, শ্বশুর বাড়ির সব লোক এখানে কাজ করেছে। ওটা ওর বাড়ি হচ্ছে বীরভূম লোকপুরের বাড়ি এবং বীরভূম, সাইকিয়া, সিউড়ি, ওইধারে যত লেবার আছে সব এখানে জয়েন করেছে। আপনার পরিচয়? হ্যাঁ, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় বিশ্বনাথ ঘোষ, শেখপুর বাসী। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এই গ্রাম লাগোয়া এই ক্লাস্টার স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি, এখানে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমরা এখানে এত পলিউশন যারা করে সেই পলিউশন টোটালি আমাদের গ্রামের ঢুকে যাওয়ার ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু আমরা সেটাও মেনে নিয়েছি। কিন্তু এবারে একটা নতুন সাইট তৈরি হলো, এবারে সেখানে কয়েকশো লোক জায়গা কাজ হবে। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে আমাদের গ্রামের মোটামুটি 10-15টা ছেলের কাজের আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তো বলেছিল হ্যাঁ ঠিক আছে করব, চালু হতে দিন করব, কিন্তু এখনও পর্যন্ত চালু হয়ে গেল প্ল্যান্ট, আজ 2 মাস চলছে, এখনও পর্যন্ত কোনো আমাদের একটা ছেলেকে, এত বেকার ছেলে আমাদের পড়ে আছে, কোনো ছেলেকে গ্রামের কাজে দিল না। কিন্তু সেখানে বাইরে থেকে ছেলে আসছে, ঢুকে যাচ্ছে। এই ফ্যাক্টরি একজন ম্যানেজমেন্ট যে আছে যার নাম হচ্ছে মনোজ দত্ত, সে কী করছে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে সেখানে টাকা নিয়ে লোক ঢোকাচ্ছে এখানে। কিন্তু এই আমাদের এত বেকার ছেলে ভাইরা আছে, এরা কি করবে? শুধু কালিই খাবে? এদের তো কাজও চাই। বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের এখানে কাজ করছে, তাহলে আমাদের ছেলেরা কি বাইরে যাবে? আমাদের এখানে জায়গা গেল, সম্পত্তি যত কিছু আমাদের এখানে আমাদের সব চলে গেল, শুধু আমরা কালি খেতেই দিলাম কি গেলো? তাহলে আমাদের কি কাজের কোনো দরকার নেই? আমাদের এটাই আজকে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য যে আমাদের গ্রামের কিছু ছেলেরা যারা বেকার বসে আছে তাদেরকে যেন অবিলম্বে কাজ দেওয়া হয়। নতুন প্রজেক্টে মোটামুটি প্রায় 100-র ওপরে লোক লেবার কাস্টের লোক
মানে আপনার স্কিল বা আনস্কিল যেটা বলে আনস্কিলে আমাদের 100টা লোক মানে এখন পর্যন্ত লাগবে, সেখানে প্রায় 80টার ওপর লোক ঢুকে গেছে বাইরের, টোটাল বাইরে ঢুকেছে যেটা ঢুকেছে। আর আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি, এই কোম্পানিকে আমরা সমস্ত রকম মানে সাপোর্ট করেছি, যখনই যেরকম প্রবলেম হয়েছে আমার সঙ্গে বলেছে আমরা সেইভাবে হেল্প করেছি। আজ পর্যন্ত এত বড় প্লেনটা যে দাঁড়ালো আমাদের লোকাল ছেলেকে কাজ দেয়নি, বলেছিল প্ল্যান্ট চালু হোক আমরা কাজের ব্যবস্থা করবো, সময় আছে, এই তো সময় দেখাচ্ছে এখন, যার ফলে আমাকে এখানে গেটে দাঁড়াতে হচ্ছে। আর আপনার পরিচয়? আমার হচ্ছে গুণময় ঘোষ, আমার গ্রাম হচ্ছে শেখপুর। कोरोना महामारी को देखते हुए, चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी काफी सतर्क है, काफी सावधान है और लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय ने विभिन्न इलाकों के दौरे किए, सर्वेक्षण किया, लोगों से मुलाकातें की और उनसे ये जानना चाहा कि आप कितना अवेयर है। उन्होंने कहा कि अभी भी लोगों में अवेयरनेस का काफी अभाव है, जागरूकता की काफी कमी है, लोग मास्क का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे हैं और चक्रवाती तूफान के बारे में पूछने पर उन्हें यह पता ही नहीं है कि चक्रवाती तूफान भी आने वाला है। इस तरह की बातें उन्होंने पत्रकारों के सामने कहीं। उनके साथ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया भी मौजूद थे। আপনারা সকলেই জানেন একটা বড় বিপর্যয় দুর্যোগ সাইক্লোন আর কি খুব শীঘ্রই আসছে বাংলার উপর দিয়ে। আজকে আমরা সকালে আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারপারসন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটা মিটিং করেছি। আমি রানিগঞ্জ বড়োতে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলাম যে কোনো জায়গায় যদি কোনো গাছ হিলে আছে, কারণ আমাদের যিনি এখানে রানিগঞ্জের বিধায়ক সম্মানীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বিগ্ন যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়, তা আমরা বড়োর থেকে আধিকারিকদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন এলাকা ঘুরলাম। বিগত দিনে দেখা গেছে যে বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়, সেই যদি জল জমে যায় তার পাম্পের ব্যবস্থা আমরা রেখেছি, পাম্প লাগিয়ে দেবো। কোনো গাছ যদি কেটে যায় 20 জনের আমরা একটা টিম করেছি, গাছ পড়ে গেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কেটে সেটা সরিয়ে দেবো। বিভিন্ন ধরনের থেকে আমরা আসানসোল পৌর নিগম রানিগঞ্জ বড় তৈরি আছে, 24 ঘন্টা এখানে লোকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আজকে রানিগঞ্জ শহরে বিভিন্ন জায়গায় যে ঘুরলাম দেখলাম যে আমরা এত করে বলছি, সরকারের পক্ষ থেকে এত বিজ্ঞাপন দিয়ে এত অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছে না, প্রচুর জমায়েত করে রয়েছে মাস্ক না পরে। সেটা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এই মারণ রোগটা সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের বাংলাতেও হচ্ছে, এবং আপনারা সতর্ক হন, আপনারা মাস্কটা ব্যবহার করুন আর সবাই এক জায়গায় জমায়েত হবেন না, বাড়িতে থাকুন। আর আমরা তৈরি, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন এই দুর্যোগ কেটে যায়, মানুষের যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়। कि आप सबको मालूम है कि यह साइक्लोन बहुत तेज़ी से बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है और इसमें प्रशासन बहुत तेज़ी से कदम उठा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोई भी विपदा संकट आएगी तो प्रशासन ने सभी को अलर्ट किया है और प्रशासन इसके लिए डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसमें रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जो भी सहयोग बन पड़ेगा, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस आपदा की स्थिति में प्रशासन के साथ खड़ा है। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और उसके बाद अब आ गया है येलो फंगस। कहा जाता है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है येलो फंगस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक व्यक्ति में इसकी शिकायत मिली है और जिसकी पुष्टि यहाँ के चिकित्सकों ने कर दी है। आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति में येलो फंगस का लक्षण पाया गया है वो व्यक्ति हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और हाल ही में संक्रमित हो चुका है कोरोना संक्रमण से और इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि येलो फंगस भी अपनी जड़ें जमाने में लग गया है। चिकित्सकों का यह भी कहना है, कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ये किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है। दरअसल ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी कम होने की वजह से आप पर हमला करती है और आप में अपनी पैठ बनाती है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और बेहद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो आप पर कोरोना का हमला नहीं होगा, न ब्लैक फंगस का हमला होगा, न वाइट फंगस का हमला होगा। बहरहाल आपको हम बता रहे थे कि येलो फंगस ने हमला कर दिया है और गाजियाबाद के एक व्यक्ति पर इसका लक्षण देखने को मिला है।
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। अगर आपके पास भी कोई सूचना है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में आकर आप हमें कमेंट करें और अपनी सूचना हम तक पहुंचाएं। हम आपकी हर सूचना का, हर खबर का स्वागत करेंगे। नमस्कार।